अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ डी चौक पर धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की गई, जिसके तहत जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनान इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हुए तो इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनान को डी चौक से गिरफ्तार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को धरने के रास्ते में रुकावटें डालने से गुरेज करने की नसीहत करते हुए कहा कि छापे गिरफ्तारियां उनका रास्ता नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया तो हालात ख़राब होने की जिम्मेदार हुकूमत होगी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को किसी सूरत रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब तक की इतलात ये हैं कि लियाकत बाग में जो लोग मौजूद थे उन्होंने डी चौक की तरफ पेशकदमी की और दफ़ा 144 को रौनते हुए वो डी चौक में पहुँच गए। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये खबरदार कर चुके थे कि अगर रो फिर ये हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। अब इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल थी। इस्लामाबाद उनके लोग पहुंचे, भरपूर अंदाज में पहुंचे हैं, लियाकत बाग नहीं रहे, डी चौक में पहुंच गए हैं रुकावटें अबूर करते हुए। अब डी चौक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे, इस्लामाबाद से आपको दिखाएंगे कि इस वक्त डी चौक में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अता तारड़ साहब हाफिज नईमुर रहमान साहब को पैगाम दे रहे हैं कि आपको जो जगह दी गई थी वहाँ पर रहते तो बेहतर होता, अब भी बैठ के बात हो सकती है, हम कमेटी बनाने को तैयार है। तो हुकूमत अब कोई कमेटी बनाने का भी कह रही है। अता तारड़ साहब क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। आए रोज कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो एसओपीज तय होते हैं, तो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और एसओपीज तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस्लामाबाद में जलसा करना था, लेकिन वो जलसा भी नहीं हो सका। फिर कॉल वापस भी ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला महफूज भी हुआ था। अब वो फ़ैसला जस्टिस सुमन रिफत साहिबा का वो सुना भी दिया गया है। वो डिटेल उसकी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली और ये कहा गया कि 29 जुलाई को हुकूमत अब या इंतज़ामिया जो है वो फैसला करेगी। इस वक्त डी चौक की क्या सिचुएशन है, वहाँ हमारे रिपोर्टर उस्मान खान मौजूद हैं और उस्मान बताएगा कि डी चौक में इस वक्त जमात इस्लामी के कितने कारकुनान मौजूद हैं और डी चौक को तो कॉर्डन ऑफ किया गया था, तो क्या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई और आसानी से पुलिस ने इनको डी चौक में पहुँचने दिया? जी बहुत शुक्रिया रेहान। आज जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में जो महंगाई है और बिजली की कीमतें बढ़ रही है इसके खिलाफ एहतजाजी धरने का ऐलान किया था और मरकज़ी पॉइंट जो था जहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जाना था वो डी चौक का मुकाम था। मगर आज सुबह से ही इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने डी चौक और शहर इक़्तिदार की जानिब आने वाले तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक भी जो है वो मामूल से हट कर चलती रही है, जबकि उसके साथ ही साथ डी चौक में जो कारकुनान पहुँचे थे 25 के करीब जो कारकुनान थे जो इनफरादी तौर पर डी चौक पहुँचे थे, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्तलिफ जो दीगर मुकामात थे जहाँ पर कारकुनान इनफरादी सतह पर पहुँच रहे थे उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही थी। और इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी को ये वाज़ेह कर दिया था कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके बाइस इस्लामाबाद की हदूद में किसी किस्म की कोई सरगर्मी जो है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की हिकमत अमली के बाद अपना जो प्लान है वो भी तश्कील दे दिया और जमात इस्लामी ने 3 मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पड़ाव डालने का फ़ैसला किया था, जिसमें एक जो इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है 26 नंबर चुंगी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और दीगर क़यादत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले की क़यादत करते हुए 26 नंबर चुंगी पहुँचे, जहाँ आपसे कुछ देर कबल उन्होंने खिताब भी किया और इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत को ख़बरदार किया कि जो उनका धरना है इसको पुरअमन तरीके से आइनी और कानूनी तौर पर जारी रहने दिया जाए। अगर हुकूमत ओछे हथकंडों से बाहर नहीं आएगी तो फिर ये हुकूमत मुखालिफ ये जो धरना है ये महंगाई के खिलाफ है, अगला धरना जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ। मुझे बताएं कि जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है इस्लामाबाद की और कितनी बड़ी तादाद है वहाँ पर, और स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हिकमत अमली है, बैठेंगे यहाँ पे, कितनी देर तक बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, किस मकाम का इंतखाब किया है?
देखिए 3 मुख्तलिफ मुकामात का इंतखाब किया है। जिस तरह मैं बता रहा था कि 26 नंबर चुंगी जहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया, दूसरा मुकाम 0 पॉइंट है। अमीर जमात इस्लामी 26 नंबर चुंगी से रवाना है और कुछ ही देर में 0 पॉइंट पहुँच जाएंगे, जहाँ पर एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। और जो तीसरा अहम तरीन पॉइंट है वो लियाकत बाग है, जहाँ पर इस वक्त कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी 0 पॉइंट में खिताब के बाद ये बताया जा रहा है कि वो लियाकत बाग पहुँचेंगे, उनके हमरा एक बहुत बड़ा काफिला होगा। लियाकत बाग में वो कारकुनान से खिताब करेंगे और आज रात का पड़ाव जो है वो लियाकत बाग में ही दिए जाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी लियाकत बाग में अभी देखिए रात का तारक साहब क़याम बात कर रहे करेंगे। थे तो लियाकत बाग में तो कहते हैं कि होंगे। इजाजत थी, जो एसओपीज थे लियाकत बाग के तो थे, उसको ब्रीच अगर करेंगे तो फिर हुकूमत एक्शन करेगी। तो इसका मतलब ये जो कंसेंसस हुआ था हुकूमत के साथ, वो लियाकत बाग के अंदर ही बैठेंगे, धरना वहीं होगा। 3 पार्ट्स पे तो अभी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लियाकत बाग डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचेंगे सब। नहीं, 3 मुख्तलिफ मुकामात पर यह धरना दिया जाएगा। एक 26 नंबर, 0 पॉइंट और लियाकत बाग, क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने डी चौक की तरफ आने वाले तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि वो डी चौक पर पहुँचेंगे, यहाँ पर आइनी और कानूनी तौर पर वो धरना देंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मगर चूँकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया, जिसके बाद जमात इस्लामी का ये प्लान बी आया था कि 3 मुख्तलिफ मुकामात पर इस्लामाबाद की अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा ताकि हुकूमत उनको डी चौक की जानिब आने दें। तो हुकूमत भी भरपूर तैयार है और जमात इस्लामी ने 3 मुख्तलिफ मुकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर काफिले दूसरे शहरों से आएंगे और उनको जहां पर रोकेंगे वहां पर धरना दे दिया जाए। तो इस तरह जो इस्लामाबाद के इतराफ के जो अहम तरीन चाह रहे हैं उनको भी बंद करने का जो है वो इम्कान इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। पकड़ धकड़ गिरफ्त ये सब कुछ तो हो रहा है। ये एहतजाज बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ था। इस वक्त इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार वली खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बिजली के होशरुबा बिल है, लोगों का जिस्म और रूह से रिश्ता बरकरार रखना जो है वो मुश्किल हुआ है। आप हुकूमत में हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को सीजन पॉलिटिशियन है, ये एहतजाज करना तो लोगों का जमहूरी हक है सर, क्यों रोका जा रहा है? पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, छापे, क्रैकडाउन, ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, जहां तक बिजली के बिलों की बात है तो मेरे ख्याल में आप भी इस मुल्क के कोनावश सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, आप रोज टीवी पर बैठते हैं। क्या ये बिजली के जो नर्ख हैं ये अभी ज्यादा हुए हैं और इसके जो ज्यादा होने की वजूहात हैं क्या वो किसी से ढकी चुकी है? बिजली के जो आप IMF का नहीं, इख्तियार वली साहब, फिर आपने कैंपेन में क्यों कहा था कि 200 यूनिट बिजली आप लोगों को मुफ्त फराम करेंगे? फिर आप कैंपेन में ये दावे ना करते ना, लोगों ने आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मंसूब कर ली। और जहां तक IPPs की बात है तो ये भी आपके अगेंस्ट चार्जशीट है कि 90s के अंदर IPPs के साथ मुआहदे आपने किए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए थे। इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं तो इलेक्शन कैंपेन में जो हमने कहा था तो वजीर आजम ने तो अपने 200 यूनिट के जिनका बिजली का है उनको वो कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि उनको बिजली मुफ्त मिलेगी सर। उनको उनके टैरिफ में कोई चेंजेस नहीं हुई, उनको बिजली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुफ्त के बराबर ही है जो रेट उनको दिया जा रहा है। अब सोलर सिस्टम हमने लॉन्च कर दिया है। इख्तियार वली साहब, 200 यूनिट वालों को बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं आप? हम उनको इंतहाई सस्ते रेट पर बिजली दे रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो मुफ्त के बराबर है। सर आपको पता है कि फी यूनिट बिजली का रेट क्या है 200 यूनिट वालों का? 200 यूनिट वाले का आप ही बता दें, आपको पता सर फी यूनिट बिजली का जो रेट है वो लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है सर। वो अब 27-28 रुपए भी मामला नहीं है सर। और 200 यूनिट के ऊपर जो आपने रिलीफ दिया ना सर, वो जुज वक्ती है कि 3 महीने के लिए जो है ना उनके अंदर वो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होगा, वो तो जुज वक्ती एक मामला है। आप 3 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो अब साथ में ये भी देखें कि हुकूमत को बने हुए कितना अरसा हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, मार्च में आपकी गवर्नमेंट बनी थी। आप क्या समझते हैं कि 3 महीने में कोई किसी के पास कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी होता है कि चीजें इस तरह जल्दी तब्दील हो जाती? 2 साल पहले भी आप ही की गवर्नमेंट थी ना सर। 1.5-2 साल पहले हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो तो हम फायर फाइटिंग पर आए थे। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। इख्तियार वली साहब, इमरान खान ने तो मुश्किल 3 साल हुकूमत की, जो आप 30 साल मुल्क पे हुकूमत करते रहे सर, उसका जवाब भी तो किसी ने देना है ना। आप इमरान खान वाला बयानिया नहीं चलेगा ना सर। 16 माह की पीडीएम हुकूमत आपने ली, आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, क्या बचा लिया? मेरे ख्याल क्या बेहतरी आ गई सर? मेरे ख्याल में पहले करेक्शन कर ले। वो कुछ कम 3 साल थी या कुछ कम 4 साल थी। देखिए प्रैक्टिकली चौथा साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल होता है ना सर, जिसमें आपने तैयारी करनी होती है। मैं तो प्रैक्टिकली जिसमें कोई गवर्नेंस की बात होती है या एक्शनेबल
जो है वो डिसीजंस की बात होती है, मैं तो उसकी इमरान बात खान कर रहा की हूँ। हुकूमत जो बर्बादी वाली हुकूमत थी, जो हर रोज धमाके करती थी, जो हर रोज आप पे महंगाई मुसल्लत करती थी, आपको गिरवी रखवा रहे थे और आपके सारी चीजें बेच रहे थे, आपको खूब पता है, मुझसे ज्यादा पता है। ले वो पौने 4 आप साल दुरुस्त कह का रहे हैं अरसा इख्तियार था, वली साहब, आप दुरुस्त कह पौने रहे हैं, 4 साल मैं का, मान लेता हूं सर, मैं मान पौने लेता 4 हूं, साल का। लेकिन व्हाट डिफरेंस हम डज इट आपको, मेक? आप भी तो यही कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी आपको। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगले साल का बजट जब पेश करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये नर्ख हमारे काबू में आ जाए। सर वो कहते हैं बाकी कि चीजों कौन पे जीता हमने है तेरे कंट्रोल जुल्फ पा के लिया। सर होने तक, हुनूस दिल्ली दूरस्त। आप अभी तो जिएंगे, ये कह रहे आप हैं, जिएंगे, अभी तो वो कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है दिसंबर में हमारी हुकूमत होगी। तक आप जिए, कोई जिए न जिए, आप जिएंगे हमारी जुल्फ के सर होने तक, पीटीआई आप कह रही जिएंगे है कि इंशाल्लाह। दिसंबर में हमारी हुकूमत होगी सर, पता नहीं हुकूमत होगी कि नहीं होगी। मेरे ख्याल में पीटीआई इज अ गॉन केस। अब पीटीआई जो है ना, वो दोबारा वो चीज नहीं रही। वो पीटीआई ये अब इन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको इन्होंने इंगेज रखना है, बिजी रखना है कि ये जी आपने सुना होगा इलेक्शन में कहते होते थे कि आज आप इमरान खान को वोट डालेंगे, कल इमरान खान रिलीज होगा। मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा। इमरान खान रिलीज हुआ नहीं हुआ। ये अब यही कहते हैं कि छोटी ईद से पहले रिहा हो जाएगा, बड़ी ईद से पहले रिहा हो जाएगा। ये इनका काम है। ये इसी तरह लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। इख्तियार वली साहब, ये अगर जो लोगों नहीं पर हुए डंडे तो बरसाए जा रहे हैं आज इस्लामाबाद में सर, ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, इनको इंगेज क्यों नहीं करती हुकूमत? इनको अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? ये भी आपके अपने लोग हैं सर, पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं, आप लोग भी एहतजाज करते थे। इंगेज कीजिए इनको, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा यही है कि आप लोगों को बिठाते हैं, बातचीत करते हैं। अभी चंद रोज पहले टीएलपी का धरना भी तो था, वो बैठे हुए थे यहाँ पे, तो ये लोग, इनको तो आप एक्सेस ही नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, बात ही नहीं कर रहे, इंगेज ही नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है सर? किसने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में? नहीं, आज एहतजाज हो रहा है ना, जमात इस्लामी एहतजाज करना चाह रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही थी, वो तो चले गए, लेकिन जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में हो रहा है सर, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे मुल्क में पकड़ धकड़ हो रही। तो मेरी बात सुन, मैं पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं खुद 14 जेलें देख चुका हूं इस मुल्क में, मैं नहीं चाहूंगा कि कभी कोई किसी जेल में जाए पॉलिटिकली और उसको सजा मिले। लेकिन जब आप सड़क बंद करते हैं, आप एम्बुलेंसेस का रास्ता रोकते हैं, जब आप जिस तरह इमरान खान आए थे, उन्होंने इस्लामाबाद मार्च किया था और ब्लू एरिया में उसने हर जगह को आग लगा दी थी, सारे दरख्त और सारे ग्रीन बेल्ट जला दिए थे, तो ऐसे चीजों पर आप फिर मुझे बताइए क्या कानून हरकत में नहीं आता? देखिए, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है इख्तियार वली साहब, इख्तियार वली साहब सीजन पॉलिटिशियन है। आपने तो रात से इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाया हुआ है, सड़कें तो आप बंद कर रहे हैं। तो मुझे इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते तो आपने बंद किए हुए सर। आप उस वक्त एंकरिंग करते थे और आप सहाफी थे, मुझे खूब याद है जब मरियम नवाज शरीफ की तारीफ हुआ करती थी एहतसाब अदालत में या हाई कोर्ट में, तो हमारे रास्ते कहाँ से बंद किए जाते थे और क्या कहा जाता था? दिस इज जस्ट ओनली फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी को, जानो माल को कोई नुकसान ना हो। सर आपसे तो मैं वो तवक्को नहीं करता कि आप उनके नक्शे कदम पे चल निकलें। किन के नक्शे कदम पर? वही जिनको आप समझते हैं कि ये सियासी फितना है। अच्छा चले, मैं यही सुनना चाहता था कि आप यही समझते हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं। थैंक्स टू यू। हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे सर, हम नहीं चलेंगे। लेकिन वी हैड सम वेरी बिटर एक्सपीरियंसेस। आपने देखा कि हमने इनको रास्ता दिया तो 126 दिन का धरना दे दिया। हालांकि वादे क्या किए थे कि जी फैजाबाद तक आ रहे हैं, जी परेड ग्राउंड तक आएंगे, अच्छा जी रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, कब्रें खोद कर बैठ गए। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, हुकूमत कहीं दबाव महसूस कर रही है? लेने की जरूरत नहीं। सर हुकूमत दबाव महसूस कर रही है, कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, प्रेशर का शिकार है, कहीं कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर ये महसूस किया जा रहा है टेम्परेचर हाई है? देखिए, एक तो होते हैं ना नोदौलतिये और एक होते हैं खानदानी अमीर। और हम सियासत में जो है ना, हम नोवारिद नहीं है। हमारी ये 5वीं हुकूमत है। हमने अपने माजी से बहुत कुछ सीखा है और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि हमारी सियासत से ज्यादा पाकिस्तान का वजूद और रियासत पाकिस्तान ये बहुत जरूरी है। तो इसका मोल जो है उससे ठीक। इख्तियार वली साहब, वेरी क्विकली देन आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर।
सही असद कैसर साहब का जो स्टेटमेंट है कि दिसंबर में आप इंतखाबात के लिए तैयार रहें, बानी पीटीआई भी कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें। दूसरी तरफ नून लीग को भी ये महसूस हो रहा है कि अक्टूबर बड़ा क्रूशल है, अक्टूबर के बाद पटिशन भी लग जाएगी, इंतखाबात कलअदम हो जाएंगे, हुकूमत घर चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? क्या वाकई हुकूमत इस चीज़ का कोई थ्रेट महसूस कर रही है? और दूसरी तरफ से पीटीआई को यही दिखाई दे रहा है जिस बेसिस पर वो कह रहे हैं कि दिसंबर में हालात बड़े मुख्तलिफ होंगे। देखिए, असद कैसर साहब हो या उनकी जमात के कुछ और लोग हों, वो कहते रहे, वो अगर ये नहीं कहेंगे तो आपने देख लिया कि उनके बूकर टाली कैंप में कितने लोग थे। वो अपने कारकुनों को फोन कर करके थक मर गए, लेकिन कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 2 रोज़ से तहरीक इंसाफ के रवैये में इस्टाब्लिशमेंट के लिए लचक दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ भी बानी पीटीआई ने इस्टाब्लिशमेंट के नाम एक पैगाम भेजा, आज भी इस्टाब्लिशमेंट के नाम पैगाम भेज रहे हैं। और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे हैं कि फ़ौज और पीटीआई के माबैन दूरियाँ शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत की पैदा करता है। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से क्या कहा गया और उसकी एक्सटेंशन में मज़ीद क्या स्टेटमेंट्स आए, ज़रा सबसे पहले आपके सामने रखता है। जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है कि ये जो 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये चाहते हैं फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी कदर करनी चाहिए। इनका एक ही हरबा है कि पाकिस्तान के अवाम को, पीटीआई को फौज से लड़ाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। फौज पाकिस्तान के अवाम के अंदर में से है, इनको लड़ाना यानी पाकिस्तान को तबाह करना। मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल 5वीं बार एहतजाज की ये कॉल वापस ले ली है। क्या वजह है? पीटीआई फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, डरे हुए हैं, खौफ में है कि बाहर नहीं निकल रहे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले आप बात ज़रा देखें कि मामला चल क्या रहा है। मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आइन नहीं है, आइन को पामाल किया जा चुका है। चार दीवारी का तकद्दुस जो है आए रोज़ पामाल हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि कल से पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन जारी है। पुलिस पहुंच रही है घरों में, लोगों को उठा रही है, अगवा कर रही है, फिर नामालूम जगहों के ऊपर ले जाते हैं। फिर आपको पता है तशद्दुद करके पार्टी ने ज्वाइन करवाना कि आप इस पार्टी को छोड़ें, दूसरी पार्टी के अंदर आए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है। नहीं सर, इस सब के बावजूद जमात इस्लामी आज सड़कों पे है। सर, जमात इस्लामी एजिटेशन कर रही है, वो घर में नहीं बैठे हुए, सड़कों पे इस वक्त। सर देखें, ये सारा मामला हो गया, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं सिवाय इस्लामाबाद के। पूरे पाकिस्तान, अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जो है वहां पर 3 हल्के जो हैं उससे आप समझेंगे कि अभी पूरा पाकिस्तान है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक हल्के में नहीं हो रहा। एक हल्के में हो क्यों नहीं रहा? इस्लामाबाद क्यों नहीं हो रहा? इस्लामाबाद की सूरत हाल ये कि उधर जमात इस्लामी जो है उसने एक पूरा धरने के हवाले से प्लान बनाया था और वो पूरा वहां पर आ रहे हैं और कंटेनर्स और पूरा हर चीज बंद की हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद की हद तक हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इनको इजाजत नहीं दी जा सकती, इनको इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों खतरा है, इससे तो आप अपने मुल्क का नुकसान दे रहे हैं, दुश्मन मुल्क को फायदा दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जो है मुल्क के अंदर ही एक जमात को जलसा नहीं करने दे पा रहे और आप कहें कि सिक्योरिटी के मामला हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो मेरा ख्याल में आपने रिसेंट ये भी देखा होगा कि जब TLP का वहां पर आया तो उन्होंने तो कोई इजाजत भी नहीं ली और आ गया, उनको कुछ भी नहीं कहा। चलिए ये तो हो गई ना, नहीं मेरा सब ये बात हो गई इस्लामाबाद की हद तक। अब बाकी शहरों में, पाकिस्तान भर में, वहां तो कोई ऐसा कोई मोमेंटम बनता हुआ, एहतजाज होता हुआ वहां पर भी नजर नहीं आ रहा। चलिए इस्लामाबाद की हद तक तो समझ में आता है। मेरा ख्याल में साथ में अगर आप बेहतर होता, मैं ये साथ बात कर रहा हूँ और अगर आप साथ वीडियो वो सारी भी चला दें, अपने दो मीडिया वाले आपके जो सेल हेड करते हैं वो सारा आपको मटेरियल भी भेज देंगे कि कल से आज तक कितने रेड्स चल रहे हैं और उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। जरदाज गुल के घर अभी भी जो उसके डेरे हैं 2 या 3 जो भी नहीं, इस तरह की खबरें जरूर आई, लेकिन लोग निकले नहीं सर वहां से भी। मतलब वो रैली के लिए तैयार हो रहे थे, खबरें आ रही थी, बट वो रैली नजर नहीं आई जरदाज गुल साहिबा वाली भी। देखें, रैली नजर कैसे आनी है जब आप किसी घर में पुलिस लेकर एक भारी नफरी पूरा एक
जत्था लेकर पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर आप अटक के अंदर देख लें तो अटक के अंदर भी यही सूरत हाल है कि पूरा आरपीओ डीपीओ सारे मैं सर यही तो कह रहा हूँ ना कि हालात तो यकीनन मुश्किल है। नहीं मेहदी साहब यही तो मैं कह रहा हूँ कि हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है, उस दौर में जीना लाजिम है, तो निकलना तो पड़ता है। लेकिन क्या खौफजदा है पीटीआई, ये तय कर लिया है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है अब दोबारा ये नहीं, मतलब वो उसको दोबारा फेस नहीं करेंगे? खौफजदा होती तो एहतजाज ना करती। खौफजदा वो हैं जो घबराते हैं कि ये निकले ना। सेकंड बात ये है कि इस वक्त भी कोई मेरा ख्याल में 300-400 के करीब हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके हैं और वो एहतजाज उन्होंने शुरू किया है तो गिरफ्तार हुए हैं। तो लेकिन पूरे पाकिस्तान में अच्छा, इस सब के बावजूद आपको ये लग रहा है कि दिसंबर में आपकी हुकूमत होगी, जैसे असद कैसर साहब ने दावा किया कि इंतखाबात होंगे और फिर मंजरनामा तब्दील हो जाएगा और दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस सब के बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और फिर इस एक्सपेक्टेशन की बुनियादी वजह या रीज़न क्या है पसे पर्दा? मेरा ख्याल में जब अदालतें तमाम जो है ना, जैसे अब मुख्तलिफ अदालतें फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इंसाफ देने के हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है, तो काजी साहब मेरा ख्याल में जिस वक्त जाएंगे उसके बाद मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखें सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर उसके ऊपर बैठे हुए चीफ जस्टिस ये इंसाफ नहीं देंगे तो लोगों को तो फिर क्या होगा। मेरे पास एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है जो मैं कल भी शबीर फराज साहब को, उमर अयूब साहब को सबको शेयर कर रहा था कि ये वो केसेस हैं जो आज तक लगाई नहीं गए, सुने नहीं जा रहे। हाँ, धरना केस जायज है। नहीं मेहदी साहब, काजी साहब के जाने का इंतजार आप कर रहे हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला तो काजी साहब की बेंच में मौजूदगी के बावजूद आपके हक में आया ना। अब इसके बावजूद आप इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर जाएगा, नवंबर आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आपके हक में आया, बल्कि आपकी मुखालिफ पार्टी तो ये कहती है कि जो लेने गए ही नहीं थे नशिस्तें उनको दे दी गई। इसके बावजूद आपका ये तासुर है कि आपके हक में फैसला नहीं आ सकता? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सीटें बनती थी क्योंकि लोगों ने वोट पीटीआई को डाला था और उम्मीदवार पीटीआई के गए थे। इलेक्शन कमीशन की गलती थी जिसने पीटीआई के उम्मीदवारों को, मुझ समेत सबको आजाद किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मेजोरिटी के साथ, और काजी फैसल साहब ने तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं दिया, उन्होंने तो मुखालफत की। नहीं देखिए ना, उनके बेंच में मौजूद होने के बावजूद फैसला आपके हक में आने से कोई रोक नहीं सका। आई मीन फैसला फिर भी आपके हक में आया ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी जजेस कमेटी है, मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है, तो अभी भी रिव्यू पिटीशन नहीं लग रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो सुप्रीम कोर्ट में हालात इतने बुरे तो नहीं है, वहां तो हालात बहुत अच्छे हैं पीटीआई के लिए, तो फिर भी आप अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है उस के ऊपर जो इन्होंने बनाया हुआ है लॉ, खुद ही इन्होंने बनाया, अब वो इनको खुद ही गले पड़ गया है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया है, अब ये चाहते हैं कि उसको दोबारा वापस भिजवाया जाए और काजी साहब जो हैं वो खाली जो है उसका फैसला करें। तो ये अपने पाँव पर इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हम तो मुखालफत की, लेकिन आप देख लें कि उसमें भी काजी फैसल साहब ने कहा कि रिव्यू जो है वो छुट्टियों के अंदर भी लगाया जाए, और दूसरे जजेस ने कहा कि छुट्टियों के अंदर जो है आप लगा रहे हैं, वहाँ पर बेंच अवेलेबल नहीं है, जजेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये समझते हैं कि रिव्यू लगाना जरूरी है, तो मेरा ख्याल में जो जिंदा इंसान है इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के अंदर पड़े हुए हैं, उसकी पिटीशन फिर ज्यादा जरूरी थी। जो धांधली डाका डाला गया था इलेक्शन के अंदर वो ज्यादा जरूरी थी। 9 मई की पादाश के अंदर पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी लगाई गई। अच्छा, जुडिशरी में तो आप समझते हैं कि अक्टूबर के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वहां से आपको एक उम्मीद है। दूसरी, क्या लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला बेहतर हो रहे हैं आपके? जैसे खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी एक पैगाम भेजा, आज भी पैगाम है और बराह रास्त है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हालात बेहतर हो रहे हैं आपके? देखें, वो पैगाम भी पहले भी खान साहब कहते रहे कि आप जो है वो बिल्कुल पार्टी ना बने और कोई भी इदारा जो है उसको अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, और हम तो पहले दिन से यही कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि आवाम जिस तरह से रिएक्शन कर रही है, खान साहब जिस तरह से आगे से रेजिस्टेंस और सारा मामला जो है वो शो करवा रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल सूरत पूरे मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी बदली हुई है। और ये जो मुखालफीन है ना, उनकी तो नींदें हराम है कि ये जो है किसी सूरत जो है वो इमरान खान तो बिल्कुल पीछे हट ही नहीं रहा, और वो तो आगे से कायम है, और हमारे साथ हम जितना जुल्म कर रहे हैं, हम जितना बल्ला लें, हम सीटें लें, हम कुछ करें, हम इलेक्शन के अंदर डाका डालें, लेकिन उसके हौसले तो बुलंद हैं, वो तो हौसले उसके टूट नहीं रहे, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला आदमी है। तो ये जो सूरत हाल है ना, अवाम का रिएक्शन खान का और खान की जिस तरह से वो पुरज़्म है और जिस तरह से वो डटे हुए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इस बुनियाद के ऊपर जो है ना इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी, क्योंकि बेसिकली जमहूरियत और पाकिस्तान की ये जंग है जो हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कैंसर के मरीजों की जानों से खिलवाड़ का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को एक्सपायर्ड अद्वियात देने का स्कैंडल है। इस वाक़े के बाद सेहत के हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन अद्वियात को जब्त कर लिया और मुतासरा मरीजों की सेहत की निगरानी के लिए उन्हें दोबारा दाखिल कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने फ़ौरन 3 डिस्चार्ज शुदा मरीजों को ट्रेस करके ऑन्कोलॉजी वार्ड में दोबारा दाखिल किया है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया। खबर के मुताबिक अस्पताल के आला इंतजामिया और मुतल्लिका सीनियर मेडिक्स को एक्सपायर्ड अद्वियात हासिल करने वाले मरीजों की सही तादाद के बारे में आगाह नहीं किया गया, जिसकी तहकीकात जारी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अयाज महमूद ने इस बात की तस्दीक की है कि अस्पताल में कैंसर के मरीजों को एक्सपायर्ड अद्वियात दी गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल इंतजामिया की गफलत की वजह से जो स्टोर कीपर्स हैं, 2 स्टोर कीपर्स, उनको मुअत्तल किया गया और तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। डॉक्टर अयाज ने मजीद बताया कि मुतासरा मरीजों की ECG समेत मुख्तलिफ तशखीसी टेस्ट किए गए और इब्तदाई नताइज के मुताबिक उनकी सेहत पर कोई मुज़िर असरात नहीं पाए गए। ताहम तहकीकात मुकम्मल होने तक मजीद टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। एक एहलकार के मुताबिक अवामी सेहत के माहिरीन की टीम ने अस्पताल के स्टोर और मुतल्लिका हिस्सों पर छापा मारा और मियाद ख़त्मशुदा अद्वियात जो एक्सपायर्ड अद्वियात हैं वो जब्त की, जिन्हें तज्ज़िये के लिए मुख्तलिफ लैब्स में भेजा गया। एहलकार के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को एक्सपायर्ड अद्वियात देने की तारीख और तरीक़ाकार से मुतालिक मालूमात फराहम करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया है, जिससे पंजाब के वज़ीर आला के गुस्से से बचने की कोशिश की जा रही है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी एक्सपायर्ड जो एंटीबायोटिक्स की वजह से कुछ कम उम्र मरीजों की मौत वाक़या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ऑफ नर्स को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सितंबर 2023 में लाहौर और दीगर इलाकों में एक दवा के मुज़िर असरात ने मरीजों की नज़र को शदीद मुतासर किया था, जिसके बाद मुतल्लिका हुकाम ने नाकिस अद्वियात की तैयारी और सप्लाई पर पाबंदी आयद की थी। अब कैंसर के मरीजों के साथ एक्सपायर्ड अद्वियात का जो खेल खेला गया है, उस पर हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, फायर फाइटिंग होती है और फिर एक नया और बड़ा और घिनौना और ख़तरा का स्कैंडल सामने आ जाता है। ये फौरी तौर पर किसी एक वाक़े को टेस्ट केस बनाना पड़ेगा, मुल्ज़िमान को करार वाक़े सज़ा देनी पड़ेगी ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू हो रहा है। हुकूमत नए माली साल के चौथे हफ्ते में भी महंगाई को लगाम डालने में कामयाब नहीं हो सकी। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लगते जा रहे हैं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 0.17% मज़ीद बढ़ गई है, जबकि मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन तकरीबन 4%, 5% महंगा हुआ है, जबकि लहसुन 2, दाल चना 1.87 और अंडे 1.71% महंगे हुए हैं। हालिया हफ्ते बीफ 0.93 और गुड़ की कीमत में 0.89% इजाफा हुआ है। दाल मूंग 0.84 और ताज़ा दूध की कीमत में 0.45% इजाफा हुआ है। इसी तरह जलाने वाली लकड़ी हो, सिगरेट्स हो, इनकी कीमतों में हैरानकुन इजाफा देखा जा रहा है। यानी गरीब तबका महंगाई में पिसता चला जा रहा है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो आसमां की बुलंदी से हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।